रेडी। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि हम इतने दिनों से बहुत ज़्यादा मेहनत जो कर रहे हैं, उसी मेहनत को कंटिन्यू करते हैं। जोश बनाए रखना है, बिल्कुल भी कम ना होने दें। हम पढ़ रहे हैं एंड प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर 50 मार्क्स। टारगेट 50 आउट ऑफ 50 अगर नहीं भूले हैं तो गाइस जरूर हासिल करेंगे इसे। चलिए, तो इस सीरीज के अंदर हमने बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन अब तक कर लिए हैं। आज जो हम टाइप ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं वो है आपके गाइस फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पर्टिकुलरली किसी टॉपिक पर बेस्ड नहीं होते। फॉर एग्जांपल, हमने वॉइस के क्वेश्चंस किए थे, तो वॉइस के क्वेश्चन सिर्फ वॉइस के ही क्वेश्चंस थे। वॉइस अपने आप में एक डेडिकेटेड टॉपिक होता है ट्रांसफॉर्मेशन टाइप का। और उसके बाद में हमने देखा नरेशन के क्वेश्चंस थे। नरेशन भी एक डेडिकेटेड क्वेश्चन, मतलब डेडिकेटेड टाइप है ना। तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं आता है। और हम कह सकते हैं कि उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमें देखने को इतने नहीं मिलते हैं। एक ही या दो तरह का क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। हमने बस जो इससे प्रीवियस सीरीज चलाई थी उसके अंदर हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस किए थे। और हमने किए स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस। स्पॉटिंग एरर मानो ना मानो ज़्यादातर इसमें 99% जो क्वेश्चंस होते हैं वो ग्रामर बेस्ड होते हैं। तो फिर भी हम कह सकते हैं ग्रामर पे बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो किस में आते हैं, आपके स्पॉटिंग एरर में आते हैं। चलिए, जब मैं फिल इन द ब्लैंक्स की बात करता हूँ गाइस, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस भी दिखते हैं। वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं इसमें। इसमें ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं गाइस। और लेवल बढ़ते बढ़ते आज, और हम मान सकते हैं इन रिसेंट ईयर्स के अंदर हम मान सकते हैं कि आपकी समझ पर बेस्ड यानी कि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस भी फिल इन द ब्लैंक में ही आने लगे। अर्लियर हम देखते थे कि लगभग 95% क्वेश्चन जो होते थे वो आप कह सकते थे कि फिल इन द ब्लैंक के या तो सीधे सीधे वोकेबलरी पे बेस्ड होते थे कि जो आपने वर्ड्स यूज वहाँ पे लिखे हुए हैं, जो उनमें से कोई एक ही वर्ड ऐसा होगा जो वहाँ पे फिट बैठता होगा, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर लिख देते थे। उसके बाद में ग्रामर बेस्ड आने लगे कि भाई टू के साथ V1 आता है, हैव के साथ V3 आता है, और अपने इज एम आर के साथ V1 ING और V3 आता है। इस तरह के लिमिटेड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते थे। लेकिन धीरे धीरे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आने लगे जिनके अंदर ग्रामर प्लस वोकैब को मिलाकर जितने टाइप्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो दिए जाते हैं। और कुछ क्वेश्चंस आज के इस सेट के अंदर मैंने रखे हैं आपके लिए, ताकि हम इस तरह के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर सकें कि फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन अगर आपको कहीं अटका दे एग्जाम में, तो ये जो पॉसिबिलिटी है इसको हम काउंटर कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। हाँ जी, तो फिल इन द ब्लैंक का जो सबसे बेस्ट पहला क्वेश्चन जो आ रहा है आपके सामने वो है ही वेंट देयर ऑन फुट, ही वेंट देयर वॉकिंग ऑन फुट, ही वेंट देयर बाय फुट और ही वेंट देयर विद फुट। हमें इनमें से किसी एक को यूज करना है। देख सकते हैं ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है। तो ही वेंट देयर के लिए ऑन फुट होता है जनरली, और वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी है। ऑन फुट ही होना चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल। हम बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ही वेंट देयर वॉकिंग ऑन फुट, देखिए वॉकिंग इस सेंटेंस के अंदर जरूरी नहीं है। हम जो वर्ब यूज कर रहे हैं वेंट, ये ऑलरेडी एक एक्शन वर्ब है और इसके लिए हमें वॉकिंग जैसे वर्ड की जरूरत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद में बाई फुट, ठीक है, बाई के साथ में हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं गाइस, लेकिन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में जब हम फुट की बात करते हैं उसके साथ ऑन का यूज किया जाता है, ना कि बाई का। बाई फुट का मतलब हो जाएगा किसी और के पाँव से जाने लग रहे हैं, तब किसी तरीके से पॉसिबल हो पाएगा ये। तो प्रीपोजिशन मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक बड़ा ही फनी चैप्टर है, इसमें ग्रामेटिकली चीजें सही होती है, कंटेक्चुअली बड़े अजीब सी बन जाती हैं। विद फुट, 1 सेकेंड, फुट के साथ में नहीं जा रहा हूँ, ये आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। और ना ही फुट कोई आपका किसी तरह का औजार है या इंस्ट्रूमेंट है या आप कहते हैं इक्विपमेंट है जिसके लिए अपन विद यूज कर सके। फुट हमारी बॉडी का पार्ट होता है, राइट। उसके बाद में चलते हैं आगे। देखिए, ये कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है जैसी मैंने आपको बताई, वही आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, डैश पॉल्यूशन एंड मेजर्स आर एक्सपेंसिव। ये थोड़ा सा वियर्ड है सेंटेंस, पॉल्यूशन एंड मेजर्स आर एक्सपेंसिव। अच्छा हाँ, कंजंक्शन है, ठीक है, कंजंक्शन यूज हो जाएगा, बट पॉल्यूशन एंड मेजर्स आर एक्सपेंसिव, मैनी इंडस्ट्रीज हेजिटेट टू
अडॉप्ट देम। ओके, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये एंड यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इस जगह पे कुछ और लिखना पड़ेगा ताकि इनको जोड़ सकें। हाँ, वैसे कर सकते हैं, पॉल्यूशन पॉल्यूशन कर्बिंग कर्बिंग, हाँ ये लिख दें आप यहाँ पे, इससे सही हो सकता है। पॉल्यूशन कर्बिंग मेजर्स आर एक्सपेंसिव, मैनी इंडस्ट्रीज हेजिटेट टू अडॉप्ट देम। हाँ, अब ये एक सेंटेंस बनता है और ये बन जाएगा आपके बिकॉज के साथ, बिल्कुल, क्योंकि रीजन स्टेट किया जा रहा है ना भाई। ये जो ऊपर हिस्सा लिखा हुआ है वो इसका रीजन है, और रीजन के लिए जो कंजंक्शन है, ओनली वन ऑफ द कंजंक्शंस इज अ रीजन ऑफ कंजंक्शन, है ना। जैसे हम देख सकते हैं वो है बिकॉज। यहाँ पे दूसरे रीजन वाले होते तो हम थोड़ा सोचते और दिमाग लगाने की कोशिश करते, लेकिन यहाँ पे एक ही दिया हुआ बिकॉज। बाकी के साथ में बड़ा अब कह सकते हैं वियर्ड सा मीनिंग आएगा। जैसे ऑल्दो का अर्थ हो जाए, देखो ऑल्दो के साथ में जब अपन यहाँ पे रिजल्ट लिखते हैं तो वो रिवर्स होना चाहिए। यानी कि अगर अपन कह रहे हैं ऑल्दो पॉल्यूशन कर्बिंग मेजर्स आर एक्सपेंसिव, अगर इसके बाद में अपन रिवर्स बात लिखते कि फिर भी जो इंडस्ट्रीज है वो क्या कर रही है, उनको अडॉप्ट कर रही है, तो यहाँ पे जो है हम यहाँ क्या कर लेते, ऑल्दो का आंसर लिख देते हैं। क्योंकि अगर कोई चीज एक्सपेंसिव है तो कोई हेजिटेट नहीं करेगा, तो सॉरी कोई हेजिटेट ही करेगा। अगर सेम बात हो रही है तो फिर ऑल्दो और येट का, जैसे अपन ऑल्दो के साथ येट का यूज करते हैं, बट ऑल्दो के साथ कॉमा भी आ जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, येट का होना जरूरी नहीं है। लेकिन जब भी हम ऑल्दो का यूज करते हैं उसके बाद में कॉमा लगाने के बाद या येट लगाने के बाद हम रिवर्स रिजल्ट की बात करते हैं, जो एक ऐसी पॉसिबिलिटी होती है जो रिवर्स हो अकॉर्डिंग टू दिस वन, और रिवर्स यहाँ पे हुआ नहीं है इसलिए ऑल्दो नहीं होगा। सेम बात अपनी हाउएवर के साथ में हो जाती है। हाउएवर पॉल्यूशन मेजर्स या कर्बिंग मेजर्स की बात नहीं, यहाँ पे कितने भी पॉल्यूशन कर्बिंग मेजर्स की बात नहीं हो रही है कि एक्सपेंसिव हो, मैनी इंडस्ट्रीज हेजिटेट टू अडॉप्ट देम, नहीं, यहाँ पे वो बात ही नहीं हो रही है। फिर उसके बाद में डिस्पाइट, डिस्पाइट का अर्थ होता है, आपने सभी ने याद किया होगा, इसका अर्थ होता है के बावजूद। पॉल्यूशन कर्बिंग मेजर्स एक्सपेंसिव होने के बावजूद मैनी इंडस्ट्रीज हेजिटेट टू अडॉप्ट देम, ये कोई बात ही नहीं हुई। अगर कोई चीज़ एक्सपेंसिव है तो कोई भी हेजिटेट करेगा। अगर यहाँ ऐसा लिखा होता कि कोई इंडस्ट्री हेजिटेट नहीं करती है तो फिर अपन यहाँ पे डिस्पाइट को यूज करते हैं, जबकि यहाँ पे लिखा उल्टा। क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए, लेट मी सी, मैंने गलत तो नहीं कर दिया। यस, बिकॉज पॉल्यूशन कर्बिंग मेजर्स आर एक्सपेंसिव, क्योंकि पॉल्यूशन कर्बिंग मेजर्स जो हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। मैनी इंडस्ट्रीज हेजिटेट टू अडॉप्ट देम, मैनी इंडस्ट्रीज जो है उनको हेजिटेट करती है अडॉप्ट करने से, बस यही वाली बात है। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट। सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं इसे, बहुत सारे मीनिंग्स वगैरह अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इट इज अ स्टोरी ऑफ टू मैन एंड अ बैच ऑफ डैश आर्मर्ड कार्स। ठीक है, हमें वर्ड्स यूज करने हैं इनके लिए, डिसीज्ड, डिजीज्ड, डेक्रिपिट और डिफीटेड। तो देखते हैं ये अपन वन बाय वन। डिसीज्ड का वर्ड का मीनिंग होता है गाइस डेड। कार्स के लिए डेड यूज करना थोड़ा सा वियर्ड है, इसलिए हम इसे हटा देते हैं। आर्मर्ड कार्स होने से कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। आर्मर्ड कार तो होता है कवच है उनके ऊपर, मतलब कुछ ऐसे उन्होंने एक्सेसरीज लगा रखी है जिससे वो आर्मर्ड कार कहला रही है। ठीक है, उसके बाद में डिजीज, डिजीज तो बीमारी से रिलेटेड वर्ड है गाइस, यहाँ पे इसका कोई सेंस नहीं होता। डेक्रिपिट यहाँ हो सकता है, इसका अर्थ होता है वर्न आउट। वर्न आउट का मतलब विच इज नो लॉन्गर इन यूज बिकॉज ऑफ ओवर यूज, मतलब अगर किसी चीज को काफी यूज कर लिया गया है, तो कई बार किसी चीज को जब यूज कर लेते हैं तो उसके अपन कहते हैं इट इज वर्न, मतलब इसको बहुत यूज कर लिया गया, अब इसको और यूज करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो ये हो सकता है यहाँ पे कि इट इज अ स्टोरी ऑफ टू मैन एंड अ बैच ऑफ, बैच ऑफ मतलब बहुत सारी गाड़ियां हैं, ग्रुप है किनका, आर्मर्ड कार्स का, लेकिन किस तरह की, जिनको बहुत यूज किया गया। तो ये एक सेंसफुल सेंटेंस बनता है। लेकिन डिफीटेड का कोई सेंस नहीं बनता। वन सेकेंड, ये हारी हुई गाड़ियां, गाड़ियां कहाँ हारती है भाई। चलो देखते हैं नेक्स्ट। और कौन स्टोरी सुनाते हैं हारी हुई गाड़ियों की और दो आदमियों की, ऑफ कोर्स कोई सेंस नहीं बन रहा है। लेकिन हाँ, डेक्रिपिट का मतलब जैसे मैंने बताया वर्न आउट होता है जिनको ओवर यूज किया गया, तो ओवर यूज गाड़ियों की और दो आदमियों की बात करें, यहाँ पे एक स्टोरी की बात हो रही थी। इट इज नॉट डैश फॉर अ मैन टू बी कन्फाइंड टू द परस्यूट ऑफ वेल्थ। सेंटेंस को पढ़ता है कि इट इज नॉट हेल्दी, इट इज नॉट इजीली, इजीली तो होने जरा, ये आपका इज है, बी फॉर्म होती है, बी फॉर्म के बाद में या तो एडजेक्टिव या नाउन, तो ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। पढ़ते हैं आइए। इट इज नॉट लेट्स से हेल्दी फॉर अ मैन, कि एक आदमी के लिए हेल्दी नहीं होता क्या, टू बी कन्फाइंड, कन्फाइंड होना, टू द परस्यूट ऑफ वेल्थ। अच्छा, टू बी कन्फाइंड टू द परस्यूट ऑफ हेल्थ, वेल्थ का मतलब क्या है। देखिए, परस्यूट वर्ड का मतलब होता है, आप कह सकते हैं खोज, है ना, या फिर आपका एक अटेम्प्ट किसी चीज को पाने के लिए जो होता है, उसको अपन कहते हैं परस्यूट। एक बहुत अच्छी मूवी है, आप सभी देखें उसको, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, बहुत अच्छी मूवी, वो भी आप देखें।
विल स्मिथ की मूवी है, विल स्मिथ अभी चर्चा में है, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, बहुत अच्छी मूवी है, वो आप देख सकते हैं। देखिए उसमें भी दिखाया गया है कि परस्यूट वर्ड का यूज, देखिए आप देख सकते हैं कैसे आप समझेंगे। उसमें दिखाया ये गया है कि एक इंसान जो खुशी है उसके लिए मेहनत करता है, जो तो वो उसकी जर्नी होती है एक तरीके से जिसमें वो हैप्पीनेस को प्राप्त करता है। तो सेम बात यहाँ पे हो रही है, वेल्थ को प्राप्त करने के लिए जो जर्नी है, जो अटेम्प्ट है, जो कोशिश है, उसको अपन क्या कहते हैं, द परस्यूट ऑफ वेल्थ। टू बी कन्फाइंड टू का अर्थ क्या है कि सिर्फ उसी बारे में सोचना, उस पर फोकस्ड रहना। तो यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है, इस बात को क्या कहा जा रहा है, इट इज नॉट हेल्थी। हेल्दी का कोई मीनिंग नहीं बना गाइस, कि ये चीज हेल्दी नहीं होती कि कोई इंसान जो है वो अपने पैसा जो पाने के लिए जो उसका परस्यूट है उसमें लगा रहे, उस पर कन्फाइन होने का अर्थ होता है कि अपने को लिमिटेड कर लेना किसी चीज पे। फिर देखिए इट इज नॉट पॉसिबल, हाँ पॉसिबल हो सकता है कि भाई ये पॉसिबल नहीं है कि कोई इंसान जो है सिर्फ अपने वेल्दी होने को लेके जो है वो सोचता रहे, उसी को लेके कन्फाइंड हो जाए। भाई इंसान के लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ वेल्थ ही सब कुछ नहीं होता, तो सिर्फ वेल्थ पे फोकस नहीं करता है, और भी चीज़ें होती है। तो अपन कह सकते हैं पॉसिबल इज वन ऑफ आवर आंसर्स, हम कह सकते हैं ये हमारा करेक्ट आंसर है। बट अपन कॉमन को भी देख लेते हैं। इट इज़ नॉट कॉमन फॉर अ मैन, कि भाई एक आदमी के लिए ये बात कॉमन नहीं होती टू बी कन्फाइंड टू द परस्यूट ऑफ वेल्थ। एक कॉमन वाली बात नहीं होगी इसके अंदर, ना ही अनकॉमन वाली बात होगी। ये जनरली एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं होता है कि कोई इंसान जो है वो बिल्कुल एकदम एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा है, एंड दैट इज द परस्यूट ऑफ वेल्थ। अपने आप को उसने कन्फाइन कर लिया उस चीज़ को लेके, जो कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा। पॉसिबल हमारा आंसर है, कॉमन से सेंस यहाँ पे नहीं बनता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, पॉसिबल इज द ओनली वर्ड विच कंटेक्चुअली करेक्ट है, ओके, विच इज सॉरी। देखते हैं आगे। स्कूल डेज आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ व्हेन माय ईयर इन स्कूल बिगेन व्हेन माय डैश ईयर। अच्छा देखते हैं ये एक डिटर्मिनर है, ये एक नाउन है, इनके बीच में सिर्फ एडजेक्टिव आ सकता है। जरा देख लें, इंटरगल तो कुछ होता ही नहीं है, उसके बाद में टर्मिनेशन नाउन होता है, तो ये गया। एब्सोल्यूट हो सकता है, बट एब्सोल्यूट ईयर का कोई मीनिंग नहीं बनेगा। एब्सोल्यूट ईयर का मतलब हो जाएगा कंप्लीट ईयर, है ना। और पेनल्टीमेट हो सकता है इसका आंसर, यस पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट का मीनिंग हो जाएगा जो फाइनल एकदम बस लास्ट वाला जो होता है, उस वाले की बात हो रही है। इन स्कूल बिगेन आई बिगेन टू थिंक ऑफ दोज पास्ट एंजॉयबल डेज। बिल्कुल गाइस, जब वो जो लास्ट ईयर जब क्या होता है, देखिए जो स्टार्ट हुआ, जब बिगिन हुआ, तो मैंने सोचना स्टार्ट किया किस चीज़ के बारे में, वो जो पास्ट एंजॉयबल डेज थे, उन दिनों के बारे में मैंने सोचना स्टार्ट किया, जो दिन मैंने क्या किए थे, जिनमें मैंने बहुत एंजॉय किया था, उन दिनों की बात होने लगी। बिल्कुल गाइस, तो ये फिफ्थ आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसको ऑन कर देना। अच्छा चलो नेक्स्ट देखते हैं ये गाइस। देयर इज समथिंग वंडरफुल डैश हिम, देयर इज समथिंग वंडरफुल डैश हिम। आइए देखते हैं। ऑफ हिम, अबाउट हिम, फॉर हिम, या फिर इनसाइड हिम। ये अपन को इनमें से एक को चुनना है गाइस। वंडरफुल ऑफ हिम का कोई सेंस नहीं बनता कि भाई कोई चीज है उसकी जो बड़ी ही वंडरफुल है, तो मतलब बड़ा वियर्ड सा सेंटेंस है ये, कि कोई चीज है उसकी, उससे रिलेटेड उसको कहा जा रहा है कि वो बहुत वंडरफुल है, कोई सेंस नहीं बना। हाँ उसके बारे में कुछ वंडरफुल है, ये एक करेक्ट एक्सप्रेशन है, हम ये कई बार यूज करते हैं। देयर इज समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम, तो अबाउट हिम एक करेक्ट एक्सप्रेशन है। इंग्लिश के अंदर काफी इसको यूज किया जाता है। अगर किसी पर्सन की कोई क्वालिटी अपन को पसंद आती है तो हम उसके लिए वर्ड जो यूज करते हैं वो यही होता है कि देयर इज समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम। बिल्कुल। फॉर हिम का मतलब कोई चीज है जो उसके लिए बहुत वंडरफुल है, कोई सेंस नहीं बना है इसका। वन सेकेंड, इनसाइड हिम के अंदर इनसाइड नहीं होता है, इनसाइड उन चीजों के लिए होता है जिसमें स्पेस हो। हमारे कोई पर्सन के अंदर कैसे कोई एक जगह हो सकती है जहां कोई रह के ये बात बोल सकता है कि इनसाइड और आउटसाइड। हम इन यूज करते हैं उन चीजों के लिए जिनमें जगह होती है, सॉरी जगह नहीं होती है, और इन यहाँ पे है नहीं। तो इनसाइड वगैरह जो वर्ड है ये कमरा हो गया, रूम, या कोई हॉल, है ना, मॉल, इस तरह की चीजों के लिए यूज किया जा सकता है जिसके अंदर एक ऐसी पॉसिबल स्पेस हो जिसपे कोई इंसान या कोई चीज रह सके, है ना। चलिए देखते हैं आगे। सेम आपके एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। When the thief entered the house, the inmates dash in the hall. समझते हुए चलेंगे गाइस ध्यान से। थीफ ने जब घर के अंदर एंट्री करी हुई, घर में आया, तो इनमेट्स वर स्लेप्ट, इनमेट्स को सुला दिया गया, कोई सेंस नहीं बना इसका। वर स्लीपिंग, हाँ सो रहे थे, ये हो सकता है। और स्लेप्ट का अर्थ ये हो जाएगा, मैंने आपको आई गेस पहले एक वीडियो के अंदर बताया था, उसका शॉर्ट भी डाला है मैंने एक हफ्ता इसके लिए, कि भाई जो थीफ है जब हाउस के अंदर आया तो इनमेट्स सो गए,
तो ये तो कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी को एक तरीके से दिखाएगा ये कि भाई इनमेट्स आए तो वो सो गए, मतलब वो वेट कर रहे थे कि थीफ के आने का, कि थीफ जब आएगा तो हम सो जाएंगे। तो ये बड़ा फनी सेंटेंस हो जाता है गाइस, ये कहीं से भी सही नहीं हो सकता, मतलब कंटेक्चुअली और ये अजीब ही तरीके से सही है। उसके बाद में हैड बीन स्लीपिंग का मतलब वो कुछ समय से सो रहे थे जब वो आया। तो भाई देखो, हम इन दोनों में से किसी एक को चुनना चाहते हैं तो चुनेंगे किसको, वर स्लीपिंग। हम करंट स्टेट बता सकते हैं ना, जब हमने एक टाइम को मेंशन किया ही है, व्हेन द थीफ एंटर्ड द हाउस, तो हम करंट स्टेट बताएंगे। उससे पहले से चलते हुए टाइम को अपन ने कहीं डिनोट तो किया नहीं। अगर यहाँ पे फॉर लगा के उस टाइम लिखा हुआ होता तो हम यहाँ पे हैड बीन स्लीपिंग लिख सकते थे, जो कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा। बढ़ते हैं आगे, आइए देखते हैं नेक्स्ट। सेम बातें को यहाँ पे वैसे लिखा हो जाए वो थोड़ा सा इनकरेक्ट है, उसको ना पढ़ें। जो मैंने आपको समझाया उसको रिपीट करके देखें, दैट इज व्हाट इट इज। ऑल्दो देयर इज डैश गन फायर। अब जरा इसमें ही देख लेते गन फायर के लिए क्या क्या वर्ड यूज है। देखो, बिटर का अर्थ होता है नॉट फ्रेंडली, है ना, पॉइजनस, इस तरह का। तो ये बिटर तो गन फायर कैसे होगा, ठीक है ना, गन फायर तो होता ही बैड है, तो उसके लिए बिटर वर्ड यूज करने का कोई सेंस नहीं रहता। मीगर का अर्थ होता है इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी के अंदर अपन लिख रहे हैं यहाँ पे ऑफ लो क्वालिटी बोल सकते हैं इसको। लो क्वालिटी का तो गन फायर कैसे होगा, है ना। उसके बाद में कॉन्टिन्यूस गन फायर, हाँ ये हो सकता है कि कॉन्टिन्यूस गन फायर, और स्पोरेडिक गन फायर भी हो सकता है। स्पोरेडिक जो होता है वो कॉन्टिन्यूस का ठीक एंटोनिमी होता है, साथ में लिखे हुए, अच्छा है ये तो अपना होने से रहा। लो क्वालिटी का गन फायर कुछ नहीं होता। कॉन्टिन्यूस करता है लगातार हुआ हो गन फायर, और स्पोरेडिक का अर्थ होता है कि जो कुछ इंटरवल्स में हुआ, मतलब रुक रुक के कोई काम होता है ना, तो उसको मन स्पोरेडिक मैनर कहते हैं। तो स्पोरेडिक गन फायर हो सकता है आपका। इसका और देख लेते हैं, देयर इज नो स्टिफ रेजिस्टेंस टू द रेवोल्यूशनरी आर्मी। हाँ तो अब एक बात बताइए कि अगर स्टिफ रेजिस्टेंस नहीं है ना, ऑल्दो देयर इज स्पोरेडिक गन फायर, देयर इज नो स्टिफ, कि अगर बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रेजिस्टेंस जो है वो नहीं है, किसके खिलाफ, अपने रेवोल्यूशनरी आर्मी के खिलाफ, तो जो गन फायर है वो जरूर क्या रहा होगा, स्पोरेडिक रहा होगा। तभी तो अपनी बोलेंगे कि भाई था स्पोरेडिक गन फायर था, लेकिन कोई स्टिफ रेजिस्टेंस जो था ना वो रेवोल्यूशनरी अपने आर्मी की तरफ से, आर्मी के लिए नहीं था। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे गाइस आपका स्पोरेडिक, बिकॉज उसका अर्थ हो जाएगा कि बहुत ज्यादा नहीं हो रहा था, पर इसीलिए हम कहते हैं कि कोई बहुत ज्यादा भयंकर चीज नहीं कर रहे थे वो सामने से, तो एक तरह की क्या कर रहे थे, हालांकि उन्होंने क्या थोड़ी बहुत गन फायर जो है वो किया, रुक रुक के गन फायर जो है वो किया। तो बस यहाँ पे इसलिए ऑल्दो के कारण आप इसको यूज कर रहे हैं, अदरवाइज हम दूसरे ऑप्शंस को भी यूज कर सकते थे। चलो फिर देखते हैं, बाकी यहाँ पे मीनिंग लिखा आप देख सकते हैं। स्पोरेडिक का मतलब होता है इनफ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का अर्थ आप जानते हैं, फटाफट करना होता है किसी चीज को बार बार, और इनफ्रीक्वेंट उसके लिए यूज कर रहे हैं अपन कि नहीं जो बार बार ना हो। आइसोलेटेड, अकरिंग रैंडमली, मैंने कहा ना बार बार हो रहा है लेकिन रैंडमली हो रहा है, सॉरी बार बार नहीं हो रहा है, रैंडमली हो रहा है और कभी कभार हो रहा है, तो उसके लिए अपन क्या कौन सा वर्ड यूज करते हैं, स्पोरेडिक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। क्रिस्डाज स्टोरीज डैश मी वेरी स्ट्रेंजली। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इफेक्टेड, अफेक्टेड, चेंज्ड और एफ्लिक्टेड। देखिए एफ्लिक्टेड का तो मतलब होता है कि दुखी कर दिया उसको, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे दुखी कर दिया। तो स्टोरीज दुखी तो कैसे करती है, किसी के एक्शंस हमको जरूर दुखी कर सकता है, स्टोरीज का दुख करने वाला एफ्लिक्ट जैसा वर्ड नहीं यूज कर सकते उसके लिए। हाँ हम किसी के कोई एनेक्डोट है उसको सुन के सैड जरूर हो जाते हैं, लेकिन पेन नहीं होता उससे, ठीक है ध्यान रखें, पेन अगर फील होने लगे किसी चीज से हम उसके लिए एफ्लिक्ट जरूर यूज कर लेते हैं, इस कारण से यहाँ पे ये नहीं हो पाएगा। इफेक्टेड का अर्थ होता है कि हमें कोई ऐसा चेंज आ जाए कि हम कुछ उसमें इफेक्ट लें, अपने अंदर इफेक्ट लें, कि हम कुछ करने के लिए आगे बढ़ जाएं, वो यहाँ पे सेंस बैठ नहीं रहा है। अफेक्ट जरूर यहाँ पे एक वर्ड हो सकता है, अफेक्टेड, अफेक्टेड मी वेरी स्ट्रेंजली, यस ये हो सकता है कि भाई जो जिससे प्रभाव पड़ा हो मेरे अंदर, एंड दैट टू इन अ वियर्ड सेंस। और देखो यहाँ पे लिखा भी है स्ट्रेंजली, कि अगर किसी वियर्ड तरीके से अगर आप पे कोई चीज प्रभाव डालती है, या बैड सेंस में आप पे कोई चीज प्रभाव डालती है, तो ये जो वर्ड है गाइस, ये आपका बी ऑप्शन अफेक्टेड को क्या कर रहा है, ये आपके अफेक्टेड नाम के ऑप्शन को जो है सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्ट्रेंजली के अगर नहीं लिखा होता तो चेंज्ड एक ऑप्शन हो सकता था, बिल्कुल ठीक है ना, इंसान को चेंज कर दिया स्टोरीज ने, दैट हैपेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके देख लीजिए, कुछ अच्छे से देख सकते हैं आप, पॉज करके इन एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। अगर इन केस आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट में करें, और मैं आपको इसके जो सोल्यूशन है वो जरूर बताऊंगा। इफ शी वर सिलेक्टेड शी डैश अ गुड सेक्रेटरी।
ठीक है जी, शी वर सिलेक्टेड, शी डैश अ गुड सेक्रेटरी। अच्छा ये तो बड़ा ही सिंपल है गाइस, ये अपना सेकंड कंडीशनल की तरह है, इफ के बाद में प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर वर हो तो इसका जो दूसरा हिस्सा होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ये अपन खूब अच्छे से रट्टा मार चुके हैं मेरे हिसाब से, इसमें कोई कमी ही नहीं है, तो इसलिए आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा वुड मेक। चलो सेम वाली बात मैंने लिखी है, आइए बढ़ते हैं आगे। द डैश ऑफ आवर सिविलाइजेशन फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी टू टुडेज कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। देखिए हमारे सिविलाइजेशन के एग्रीकल्चर सोसाइटी से लेकर आज के कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल वर्ल्ड की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो इस चीज को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन जरा देख लें, ऑप्शन में मिल रहा है आपको एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट बहुत छोटा सा चीज होती है, माइग्रेशन की कोई बात ही नहीं हो रही है, माइग्रेशन प्लेस टू प्लेस होता है और रूट तो रास्ता होता है, तो इसमें चेंज की बात ही नहीं है। मेटामॉर्फोसिस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का सिनोनिम ही होता है गाइस, बिल्कुल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होता तो पंगा हो जाता, उन दो में से किसी एक को चुनना मुश्किल होता, फिर अपन ट्रांसफॉर्मेशन को चुनते, ऑफ कोर्स नो डाउट। मेटामॉर्फोसिस इसका आंसर है, यही आपका यूज किया जाएगा इसके लिए, करेक्ट है। आगे पढ़ा नहीं वैसे, वाज अकम्पनीड बाई वाटर है, ये पता नहीं क्या था, ये कुछ टाइपिंग में गलती हुई है, बड़े बात हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ी। आओ आगे बढ़ते हैं। यही वाली सारी बातें लिखी हुई है कि भाई जो ह्यूमन सोसाइटी का जो चेंज हुआ है भाई उनके बिहेवियर में, उनके रहन सहन में, तो ये जो सारे चेंजेस हुए हैं, इसको एक बड़े चेंज को, एक लंबे चेंज को जो है हम हमेशा क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ऑफ कोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डू नॉट स्टे इन द ग्रासलैंड्स आफ्टर डार्क। ठीक है भाई, ग्रासलैंड्स में डार्क में नहीं रहना चाहिए, ठीक है भाई, वही आप भी जानते हैं एनिमल्स वगैरह होता है। एज सम एनिमल्स बिकम डैश व्हेन दे सी ह्यूमंस। जब वो ह्यूमंस को देखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, देखते हैं भैया, प्रोवोक्ड हो जाते हैं। देखिए प्रोवोक्ड का तो यहाँ पे सेंस कैसे होगा, प्रोवोक बिकम के बाद में प्रोवोक्ड का कोई मतलब नहीं रहता। प्रोवोक वैसे भी करने से होता है, प्रोवोक कोई इंसान तब होता है जब आप कोई एक्शन ऐसा करते हैं जिससे कोई पर्सन जो है प्रोवोक हो जाए। और अल्टर्ड का तो चेंज होता है, ये तो कहीं से नहीं बैठती बात। एग्रेसिव, हाँ एग्रेसिव जरूर हो सकता है। और उसके बाद में थ्रेटन बनता नहीं है इंसान, बिल्कुल। दे डू नॉट बिकम थ्रेटन, दे गेट थ्रेटन, ठीक है ना। हम करेंगे उनको तो होगा ना, हम थ्रेटन थोड़ी करते हैं। और यहाँ पे केवल किसकी बात हो रही है, स्टे करने की बात हो रही है कि आप स्टे तक मत करो। स्टे करने से वो एग्रेसिव हो सकते हैं, हाँ ये एक्शन उनकी तरफ से हो रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना गाइस। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये जो प्रोवोक वर्ड है और ये जो थ्रेटन वर्ड है, ये दोनों ह्यूमंस की तरफ से जब एक्शन किया जाएगा तब वो होंगे, वो प्रोवोक किए जाएंगे, अगर वो हमारे द्वारा ही प्रोवोक किए जाएंगे, एक्शन हमारी तरफ से होगा और थ्रेटन किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे वो एग्रेसिव बन जाएंगे हमारे सिर्फ स्टे करने से। स्टे करने से उनकी तरफ से एक एक्शन हो सकता है, प्रोवोक उनकी तरफ से एक्शन नहीं है, प्रोवोक हमारी तरफ से एक्शन होगा। तो इसलिए ना तो प्रोवोक ना थ्रेटन इसका आंसर होगा, यहाँ पे आपका आंसर होगा एग्रेसिव। दे बिकम एग्रेसिव, वो एग्रेसिव हो जाते हैं जब वो क्या देखते हैं, व्हेन दे सी ह्यूमंस। सिर्फ देखने से सामने वाले में प्रॉब्लम हो सकती है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर हम ऐसा कुछ करें, इफ वी डू नॉट जस्ट स्टे, हम कुछ ऐसा करें जिससे हम उनको प्रोवोक करें। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई वन सेकेंड एनिमल्स है, ग्रासलैंड से वहाँ पे मान लीजिए, और वहाँ पे एक एनिमल जो है वो अपने अलग ही अपने खाना खाने मान लो, और आप कुछ मान लीजिए कोई पत्थर उठा के उनकी तरफ मारते हैं, ये प्रोवोक करना होगा, राइट। और या फिर आप डंडा लेके उनके पीछे दौड़ने लग जाते हैं, तो ये थ्रेटन करना होगा, तो वो थ्रेटन्ड हुए इस चीज में, और उससे पहले वाले में प्रोवोक हुए। तो क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, हम यहाँ पे एग्रेसिव ऑप्शन को चुनेंगे जो कि सबसे ज्यादा सूटेबल है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेम बस, एग्रेसिव मीन्स अटैकिंग, वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। थ्रेटन का मतलब अनसेफ होता है, हमारी प्रेजेंस से कैसे अनसेफ हो जाएंगे, हम थोड़ी कुछ कर देंगे। अल्टर्ड करता था चेंज, वो तो चलो ये तो फालतू ऑप्शन था, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। द सॉन्ग इन द प्ले कैन नॉट बी डिलीटेड, ठीक है डिलीट नहीं कर सकते भाई। इट इज डैश टू, इंटीग्रल को देखो, हाँ ये ना देखो, अगर कोई चीज किसी चीज से डिलीट नहीं की जा सकती तो गाइस ये वर्ड आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, इंटीग्रल। इंटीग्रल का अर्थ क्या होता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट कह सकते हो, सिग्निफिकेंट कह सकते हो, ये सीधे सीधे सिनोनिम्स आप याद कर सकते हैं गाइस। सिग्निफिकेंट, अच्छा सॉरी फिकेंट, छोड़ो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिग्निफिकेंट जी, ये हो जाएगा आपका आंसर गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोई चीज बहुत जरूरी होती है उसके लिए इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट और इंटीग्रल जैसे वर्ड का यूज किया जाता है। बाकी के ऑप्शन भी देख लो, इंटरवीन का तो भाई वैली बात वो होता है का
बाधा डालना या फिर किसी में दखल अंदाजी करना। इननेट का होता है बाई बर्थ, एग्जैक्टिंग का कोई मीनिंग नहीं बैठता यहाँ पे। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस बहुत फनी थे, आप बड़े आसानी से इसके अंदर आंसर दे सकते हैं। इंटीग्रल आई गेस आप सभी का आंसर भी जो है इसमें सही रहा होगा। अगर आप में से कोई कमेंट कर रहा है तो आई कांट रियली सी दैट, बट अगर आप कर रहे होंगे तो जरूर बिल्कुल सही होगा। ईच स्कूल हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स, ठीक है भाई, हर स्कूल का अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं। डैश ऑल गुड पीपल्स शुड फॉलो देम, ठीक है। एंड नहीं लग रहा है, एंड होगा, बट का कोई सेंस नहीं होता, बट अपन कॉन्ट्रडिक्शन लेके आते हैं तब बात करते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन की बात होनी नहीं वगैरह के सेट ऑफ रूल्स हैं, उनको फॉलो करना चाहिए, तो इसमें एंड ही होना चाहिए। एल्स का कोई मीनिंग नहीं बैठता, वंस अगेन ना और का कोई मीनिंग बैठता, कोई चॉइस तो दी नहीं जा रही है यहाँ पे। तो ये आपको बड़ी इजी सा क्वेश्चन था, आई गेस आपने बड़ा इजीली इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। इट वुड हैव बीन योर करेक्ट आंसर। ऑन माई रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग हॉलीडे आई हैड टू डैश विद अ लॉट ऑफ वर्क। अच्छा वाह क्या बात है। देखिए जब आप किसी काम में पीछे रह जाते हैं और आप जब उसको उसके बराबर आने की कोशिश करते हैं, आप बराबर आते हैं या बराबर आने की कोशिश करते हैं, तो उसको गाइस बोला जाता है कैचअप विद। ये कैच ऑन विद कुछ होता नहीं, मेकअप विद कुछ होता नहीं है, और मेकअप विद ऑफ कोर्स कुछ होता है, लेकिन टेकअप विद भी कुछ नहीं होता है। तो ये यहाँ पे जो बात हो रही है कि हॉलीडे के कारण जो पीछे रह गया तो मैं जो बराबर आना चाहता हूँ उसको अपन बोलते हैं कैचअप विद, ठीक है ना। बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो बड़े ही फनी है यहाँ पे। कैच ऑन विद कुछ होता नहीं, ना टेकअप विद होता है, मेकअप विद फिर भी कुछ होता है, उसका अर्थ तो सुलह कर लेना होता है। चलिए अपन देख लेते हैं ऑप्शन, देखिए यहाँ पे। बाकी आप कैच ऑन वगैरह का जो मीनिंग है वो भी देख सकते हैं। कैच ऑन का मीनिंग होता है आपका टू बी पॉपुलर, मेकअप का देखिए मैंने बताया ना टू कंपनसेट, भाई किसी तरीके से कंपनसेट करना किसी चीज को, है ना। उसके बाद में टेकअप का मतलब होता है टू परस्यूट, परस्यूट नहीं होगा या परस्यू होगा, टू परस्यू, यस ठीक है। द इडियम दैट फिट्स परफेक्टली इज कैच अप विद, यहाँ पे विद भी लिखेगा, बिना विद के नहीं काम चलेगा, कैच अप विद। डन आई गेस। आइए आगे बढ़ते हैं। ओनली वन ऑफ द बॉयज डैश नॉट डन, डन यानी थर्ड फॉर्म को बताओ ये कौन कौन से आ सकते हैं। ना कैन आ सकता है ना कुड आ सकता है, थर्ड फॉर्म के साथ ना तो कैन ना तो कुड। यहाँ तक क्लियर है चीजें भाई। उसके बाद में हैव और हैज में से क्या आ सकता है, वन ऑफ द, ओनली वन ऑफ द बॉयज। बड़ी सिंपल सी बात है, ये आपका सब्जेक्ट है, हैज आपका आंसर है, खत्म। कितना सोचना है। अगर आप ये चीज नहीं जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में हैज का यूज किया जाता है तो गाइस इस बात को याद करें, आप तो बस बिल्कुल एग्जाम देने के लिए रेडी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। द लेम बॉय ट्राइड टू क्लाइंब अप द स्टेयरकेस विदाउट डैश हेल्प। एनी है इसमें तो लगा दो, ये रहा बिल्कुल। देखो भाई जब अपन विदाउट यूज कर लेते हैं ना हमने कहीं ना कहीं नॉट का सेंस यहाँ पे लिया है, बिल्कुल। अब एक बात को याद रखें, एक कमेंट आया जरा इसको देख लेते हैं। गुड इवनिंग प्रेम, बिल्कुल प्रेम आप सब, आपको भी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू टू। आप सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप प्रेम बनाए रखें, प्रेम आप प्रेम बनाए रखें और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए आंसर्स भी लिखें। जिन क्वेश्चंस पे मैं हूं उनके आंसर लिखने की कोशिश करें साथ साथ में, एंड ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस विद मी। और जब आप अटेम्प्ट कर लें उसके बाद में जब मैं आपको आंसर दूं, आप एक्सप्लेनेशन पे खास ध्यान रखें क्योंकि यही वो गोल्ड है गाइस जो आपको यहाँ से उठाना है। उसके बाद में किसी एक का भी कमेंट हो रहा हुआ है, हुंदलजीत आपने हाय कमेंट किया, थैंक यू सो मच, आपको भी हाय। चलिए आई गेस अपन कंटिन्यू करते हैं। द लेम बॉय ट्राइड टू क्लाइंब अप द स्टेयरकेस, कि भाई जो स्टेयरकेस है उसको क्लाइंब यानी उसमें चढ़ने की कोशिश कर रहा था विदाउट, अब ऑफ कोर्स यहाँ पे एनी हेल्प, किसी हेल्प के, यहाँ पे किसी हेल्प के नहीं करना चाहता, ठीक है ना। विदाउट सम हेल्प मतलब थोड़ी हेल्प के लिए नहीं, बहुत सारी हेल्प के बिना और ना के बराबर हेल्प के बिना, ये कोई सेंस की बात नहीं है। अपन यूं ही बोलेंगे किसी हेल्प के बिना, कोई हेल्प नहीं चाहिए थी उसको, ये हम यहाँ पे सेंस देना चाहते हैं। उसके बाद में देख सकते हैं बिल्कुल ये रहा। कई बार इस तरह के क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऐसे भी दिया जाता है कि विदाउट में नॉट आ गया और नॉट के साथ में सम नहीं आता। वो बात भी कहीं कुछ हद तक सही है और लिटिल भी नहीं आता, ये भी कुछ बात तक सही है और मैंने यहाँ पे कंटेक्चुअली गलत है। ये इस तरीके से भी आप आंसर दे सकते हैं क्योंकि बिकॉज में नॉट का सेंस होता है, नो डाउट इन दैट, करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। लास्ट वर्ड बिफोर द सेंटेंस इज विदाउट एंड इट इज फॉलोड बाई एंड द क्वांटिफायर एनी। बिल्कुल कह सकते हैं अपन कि एनी के साथ में अपन जो है विदाउट का यूज करते हैं। विदाउट एनी रेजिस्टेंस, विदाउट एनी पर्सन, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी, अब बहुत सारे एक्सप्रेशन ऐसे यूज कर सकते हैं। एनी के साथ में कई बार ये यूज होता है। द डेजर्टेड गार्डन वॉज इन्फेस्टेड डैश विड्स,
ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर प्रीपोजिशंस के जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाला पार्ट है आपने बढ़िया तरीके से अगर याद किया हुआ है ना, तो आपको पता होना चाहिए इन्फेस्टेड के साथ आता है विद, बस इसमें और कोई दूसरा नया लॉजिक नहीं आता गाइस। अगर आपको याद है तो ये नंबर आपका है, याद नहीं है तो नंबर उन सबका है जिनको याद है। इसलिए अगर अब तक फिक्स्ड प्रीपोजिशन याद नहीं किए हैं तो कर लेना। आप चाहे कोई भी बुक फॉलो करें, उनमें ये लगभग सारे आ जाते हैं। अगर आप नहीं, आपके पास ऐसा कोई मटेरियल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं जरूर आपके लिए टेलीग्राम टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आज के आज अपलोड कर दूंगा फिक्स्ड प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज के साथ में मटेरियल भी। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट जी। जैसा कि मैंने बताया ये क्वेश्चन आपका, उसके बाद बढ़ते हैं अगले पे। इट इज टाइम वी डैश विद डिटर्मिनेशन। ओके देखिए, तो इट इज टाइम वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है गाइस। जब भी हम इट इज टाइम का यूज करते हैं तो हम इसके बाद में सब्जेक्ट प्लस V2 या पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम प्रेजेंट के लिए एक सजेशन लेके आ रहे होते हैं और उसके अंदर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक्टेड, सीधे सीधा। आप चाहें तो इसको सीधे सीधे याद कर सकते हैं कि इट इज टाइम, और इट इज टाइम की जगह देखना और क्या क्या आ सकता है। इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, और इट इज बोल सकते हैं हाई टाइम। कई बार ये भी यूज होता है, इट इज हाई टाइम। तो आप याद कर लें, अगर इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम और इट इज हाई टाइम अगर लिखा है तो उसके बाद अगर एक सेंटेंस आ जाता है तो वो सेंटेंस होना चाहिए कौन से स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट में। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन कई बार क्लास में भी कराता हूँ, यहाँ भी आपको करवा देते हैं, 1 मिनट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 19.1 करके हम लिख लेते हैं, आप सब भी नोट करें इसे जरूर। जैसे क्वेश्चन लिखा है, इट इज टाइम टू गो टू बेड। देखिए ये क्वेश्चन है जैसे, तो अगर मैं आपको कहूं कि आप इसे अटेम्प्ट करें तो आपका क्या आंसर होगा। आई होप आप में से कुछ लोग कमेंट करें होंगे। जस्ट मिनट मैं देख लेता हूं। नीरज पंचारिया कह रहे हैं बी, बिल्कुल सही है नीरज पंचारिया, आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट। नीरज आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को भी, इट इज टाइम टू गो टू बेड को भी ट्राई करें आप। और देख लेते हैं, लेट्स लर्न इंग्लिश। अ बुक इज अ बुक, देयर इज नथिंग इन इट। इसमें आपको डैश में फिल करना है। अभी बताते हैं, 1 मिनट प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। बताते हैं गाइस, 1 मिनट। अ बुक इज अ बुक डैश देयर इज नथिंग इन इट। आपके क्वेश्चन को भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये लिखेगा नहीं, 1 मिनट, लिखेगा नहीं। आपका क्वेश्चन है, अ बुक इज अ बुक डैश देयर इज नथिंग इन इट। यही है, देयर इज नथिंग इन इट। अच्छा, मैं चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स अभी कमेंट कर रहे हैं वो ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 19.1 को जरा ट्राई करें, उसके भी आंसर दें। मैं आपको आंसर देता हूं अभी थोड़ी देर में इस क्वेश्चन का भी। चलिए, ये जो आपने लिखा है, अ बुक इज अ बुक डैश देयर इज नथिंग इन इट, ये है ना। ऑप्शन है इसके लिए इफ, ऑल्दो और एंड। इफ, ऑल्दो और एंड, ये ऑप्शन हैं इस क्वेश्चन के लिए। इफ, ऑल्दो और एंड, ठीक है। देखिए, तो इफ का मीनिंग तो कंडीशन से होता है, तो कंडीशन का मतलब ये हो जाएगा कि अगर इफ लिखेंगे तो उसका अर्थ ये हो जाएगा कि एक बुक है अगर उसके अंदर कुछ नहीं है, इफ देयर इज नथिंग इन इट। तो फिर बुक कैसे कहलाएगी? उसको तो अपन कुछ भी एक नोटबुक जैसा कुछ कह देंगे। अगर अपन उसको एक बुक मार्क करने का तो वो एक कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि उसके अंदर कुछ हो, क्योंकि बुक तो वो सब चीजें भी हो सकती है जिसमें कुछ लिखा हुआ हो। अगर कुछ नहीं है तो ही वो बुक है, ये अगर आप कहना चाहते हो तो इफ कहोगे, जो कि ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है, इफ हो जाता है गलत। ऑल्दो आपका यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर है। अ बुक इज अ बुक ऑल्दो देयर इज नथिंग इन इट, कि वो आपके सामने जो है उसमें भले ही कुछ ना हो, हालांकि उसमें कुछ नहीं है। ऑल्दो का मीनिंग आप सब जानते होंगे, हिंदी में इसको कहते हैं हालांकि, है ना। हालांकि उसमें कुछ नहीं है, उसका रिवर्स रिजल्ट जो है वो हम क्या बोलेंगे, अ बुक इज अ बुक, वो बुक जो है वो अभी भी बुक है ना। और एंड का सेंस, अ बुक इज अ बुक एंड देयर इज नथिंग इन इट। कोई सेंस नहीं बन रहा है इस बात का कि एक बुक होती है और इसमें कुछ नहीं है। तो फिर आपने ये बात बोली क्यों है? हम इनको जोड़ कैसे रहे?
इसके लिए कोई कॉज वाला रीजन होना चाहिए या फिर कुछ ऐसा होना चाहिए, मतलब ये एक रीजन की तरह आना चाहिए या ये एक कंडीशन की तरह आना चाहिए। ये यहाँ पे जो है ये एक रिवर्स रीजन की तरह आ रहा है, और क्योंकि एक रिवर्स रीजन की तरह आ रहा है हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑल्दो का। आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैं चाहूंगा कि मैं देखूंगा कि 19.1 का आपने कोई आंसर दिया है क्या। इसका कमेंट करें, ट्राई करें। ये जो 19.1 मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है, इट इज टाइम टू गो टू बेड, इसका कोई आंसर आपने लिखा है क्या, देखेगा इसे। चलिए ओके, इन केस आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, शायद कुंदल ने कमेंट किया था, कुंदल आपको, सॉरी, लेट्स लर्न इंग्लिश, लेट्स लर्न इंग्लिश, आपने इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर आपको मिल गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, इन केस आपको ना समझ में आया हो आप जरूर कमेंट करें, ठीक है। ओके, बाकी के सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है, गुड। चलिए तो भाई इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं अपन, 19.1 की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूं जरा, देखिए जैसा है, इट इज टाइम टू गो टू बेड, ये आपका क्वेश्चन है। अब मैंने आपको सिखाया कि अगर इट इज टाइम का आप यूज कर लेते हैं तो उसके बाद वाले क्लॉज में आपको पास्ट सिंपल यूज करना चाहिए। बट जरा ध्यान से देखें, यहाँ पे टू गो टू बेड जो है ये कोई क्लॉज थोड़ी है। एक क्लॉज को स्टार्ट करने के लिए आपको सब्जेक्ट चाहिए होता है। सब्जेक्ट होता है या तो नाउन या प्रोनाउन, या तो नाउन या प्रोनाउन। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ टू, ये टू गो कहां से आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। चलो मान लो ये हो भी जाएगा तो फिर इसको एक वर्ब भी तो देनी पड़ेगी बाद में, वो वर्ब भी खत्म हो गई है गो के बाद में। इसका अर्थ ये है कि ये वाला जो हिस्सा है ये क्लॉज नहीं, अगर ये क्लॉज नहीं है तो फिर ये रूल भी नहीं लगेगा। और ये जो पार्ट लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है, द सेंटेंस हैज नो एरर इन इट, ठीक है। तो कई बार स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं भाई, याद क्या करते हैं, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम अगर आ गया तो फिर V2 टिका दो, और वो V2 ऑप्शन में आपके लिए मतलब बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेक के रखता है कि आओ खाओ, ऐसे करके लिखता है वो तुम्हारे लिए, कि इसमें गो की जगह वेंट हो जाता है। अपना दिमाग इतना खराब हो जाता है कि अपन सबसे पहले रूल को भूल जाते हैं कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसे टिका देते हैं आंसर, नीचे लिखा होता है नो एरर, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, जो कि आंसर ये होता है, ये गलत होता है गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सही है, उसके साथ सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन क्लॉज तो आने दो, टू प्लस इवन के साथ नहीं होगा। अच्छा कुछ कमेंट है, मैं देख लूँ जरा। आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स, फ्रेम क्वेश्चन, ठीक है सर, मैंने सिर्फ इफ, मेरे सर इफ बता रहे थे, सर को बोलो ये कंडीशन क्लॉज नहीं है यहाँ इफ नहीं आ सकता है, अगर यहाँ पे इफ आएगा तो कैसे काम चलेगा। बुक इज अ बुक इफ देयर इज नथिंग इन इट। इफ का अर्थ हो जाएगा कि एक बुक तभी बुक हो सकती है जब उसके अंदर कुछ ना हो, ये इफ का मीनिंग हो जाएगा। आप खुद जज करो, ये लैंग्वेज है गाइस, हम इंग्लिश जो पढ़ते हैं तो इस बात को रियलाइज करें, ये लैंग्वेज है, ये एक ह्यूमन कंसाइंस का पार्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी सर ने आपको कह दिया कि ऐसा होगा तो ऐसे होगा, आप खुद सोच सकते हो। आप ये सोचो कि क्या ये कंडीशन हो सकती है ना। मेरे साथ में कुछ लोग वो नहीं सोचे, वो भी बताएं क्या ये कंडीशन होती है कि एक बुक सिर्फ तब है जब उसके अंदर कुछ नहीं है, ऐसा हो सकता है। आप खुद सोचे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इफ यहाँ पे बिल्कुल मतलब सबसे बुरा जो ऑप्शन है वो इफ है यहाँ पे। सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो आपके सर को, बट दिस इज द फैक्ट, ये आपका आंसर जो है इसका ऑल्दो ही होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और सेंटेंस लिखा है, आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स, सॉरी माई पेरेंट्स फ्रेम क्वेश्चन। क्वेश्चन फ्रेम वाले आपके क्वेश्चंस गाइस आते नहीं हैं, बट फिर भी आप चाहते हैं तो मैं बना देता हूँ। आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स के लिए किस हिसाब से बनेगा, मैं एक थोड़ा ब्लैंक पेज ले लूँ आपके लिए। आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स आप लिखना चाहते हैं, इसके लिए जस्ट अ मिनट अभी बताता हूँ। पिंक ले लेते हैं। आप चाहते हैं कि इसका क्वेश्चन फ्रेम किया जाए, आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स, ठीक है। मैंने एक बार के लिए नीचे लिखा, इसका क्वेश्चन फ्रेम करना है। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है गाइस तो ये बनेगा ऐसे, डू आई नॉट रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स
अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन में हमको जो मीनिंग होता है वो मीनिंग नहीं, ओपिनियन जो होता है ऑफ अ पर्सन सेम रखना होता है। अगर मैं ये कह रहा हूँ आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स, तो अगर मैं जब ये बात कहता हूँ तो मैं वंस अगेन एक और बात क्या कह सकता हूँ, डू आई नॉट रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स, तभी तो मैं बोलूंगा ना। क्योंकि अगर मैं श्योर हूं, अगर मैं ये मेरा स्टेटमेंट है आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स, अगर मेरा स्टेटमेंट है तो फिर मैं इसी का क्वेश्चन डू आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स, ये हुआ इंटेरोगेटिव बनाना, कि आपने ये आपका असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस था, असर्टिव सेंटेंस था, इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो ऐसे बनाओ। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन मानेंगे, तो गाइस ये आपका ऑप्शन होगा, क्योंकि उसमें ओपिनियन भी सेम होना चाहिए। ठीक है ना, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम नॉट वाला केस लेते हैं। अगर असर्टिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस दिया है तो वो इंटेरोगेटिव बनते हुए नेगेटिव में बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हमको सेम ओपिनियन रखना होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आपका कमेंट देख लेता हूं मैं। ओके, दीज आर योर कमेंट्स। आई गेस आपको ये समझ में आया होगा। सो लेट्स लर्न इंग्लिश। आपका आई गेस आपको जरूर ये बात समझ में आई होगी। इन केस आपको ये ना समझ में आया हो, प्लीज कमेंट करें, बताएं। हम कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ। एक बार जरा पीछे वापस से मैं आपको बता दूं, इट इज टाइम के कारण यहाँ पे हमें V2 का यूज करना था, बिकॉज दिस इज आवर कॉन्सेप्ट। इट इज टाइम के बाद में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट को चुना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे रेड के साथ, देखते हैं नेक्स्ट। यस, वही सेम आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। आई गेस एक क्वेश्चन और है, जस्ट अ मिनट। ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन नहीं है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन नहीं है गाइस, तो फिर आप अपना इसको आंसर मान सकते हैं कि एक क्वेश्चन अगर उसको फ्रेम करना है, सिर्फ एक क्वेश्चन के फ्रेम में अगर इसको आपको मार्क करना है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। ये बिल्कुल, डू आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स। अगर इसको सिर्फ इंटरोगेटिव बनाना है तो फिर ये आपका आंसर हो जाएगा, सिर्फ अगर इसको इंटरोगेटिव बनाना है। ठीक है, ओके। डू यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अगर इसे कन्वर्सेशन वाइज बनाना है तो ये बन जाएगा डू यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। यस, अगर कन्वर्सेशन वाइज अगर इसका क्वेश्चन बनाना है, मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि इस सेंटेंस के लिए जो क्वेश्चन होना चाहिए वो बताया जाए, तो गाइज वो होएगा डू यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। डू यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो आप बोलेंगे सामने से आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। डू यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, फिर ये आपका आंसर होगा जो आप चुनना चाह रहे हैं। यस, अगर सिर्फ इंटरोगेटिव में चेंज करना है तो ये ऐसे करोगे, और अगर आप एक क्वेश्चन फ्रेम करने की बात करो, जो कि आई गेस आप कह रहे हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डू यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आई होप समझ में आया होगा। कुछ और भी लिखा है आपने, जस्ट अ मिनट। आई यू मी चेंज नहीं होता है क्या सर? आई यू मी चेंज नहीं होता है क्या? क्यों नहीं होता? बिल्कुल होता है। ये कर दिया ना, देखो ये रहा, ये चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज होता है। अगर आप फ्रेम करना चाह रहे हैं क्वेश्चन, इफ बाई फ्रेमिंग द क्वेश्चन यू मीन कि भाई इस सेंटेंस को अगर एक आंसर मानना है और इसके लिए जो क्वेश्चन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो ये होगा डू यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। और भी ऑप्शंस कई बार हो सकते हैं, बट इट इज वन ऑफ योर आंसर्स, इट कैन बी एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए पढ़ सकते हैं आगे अपन। आप कमेंट करें अगर इन केस आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन में कमी लगी हो, आस्क योर डाउट। चलिए ठीक है, यही कमेंट है। बढ़ते हैं आगे। गीता वॉज नोन टू बी डैश, सो नो बडी इंटरेस्टेड एनी इंपॉर्टेंट वर्क टू हर। ठीक है जी। लिखा है वॉज नोन टू बी। देखिए बी फॉर्म का आप यूज कर रहे हैं। अगर आप बी फॉर्म का यूज कर रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाएंगे, इसके बाद में या तो नाउन या एडजेक्टिव आएगा। चलिए, गीता वॉज नोन टू बी जोकर। अच्छा देखो, जोकर को अगर आप आंसर मानोगे, जोकर का अर्थ होता है हु लाइक्स टू जोक, है ना, इसको जोक करना बहुत पसंद हो, मजाक करना बहुत पसंद हो। तो ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है गाइस, और इससे पहले फिर एक ए आर्टिकल होना चाहिए था, जो नहीं है, इसलिए गलत है। सेम बात वर्कर के साथ में, ये भी नहीं है। शॉकर के साथ में या शर्कर के साथ में, मैं आपको बता दूं, शॉकर नाउन होता है, शर्कर जो होता है आपका वो क्या हो सकता है, आपका एडजेक्टिव है। बिल्कुल, ये देखिए, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिसिंग प्लेस ऑफ इज फॉलोड बाई सो, हेंस द करेक्ट आंसर मस्ट बी द सिनोनिम ऑफ समवन हु डज नॉट वर्क प्रॉपरली। बिल्कुल, आप, मैंने वैसे पढ़ा नहीं था बट आप भी पढ़ सकते हैं। देखिए, नोबडी इंटरेस्टेड एनी इंपॉर्टेंट वर्क टू हर, कोई इंपॉर्टेंट वर्क उसको नहीं देता है, इसका मतलब क्या है कि वो काम अच्छे से नहीं करती है। तो फिर उसके लिए जो वर्ड है आपका क्या है, शर्कर। बिल्कुल सही बात है कि जो अपना काम ढंग से ना करे।
बस इसी के लिए हम यहाँ पे शर्कर वर्ड को यूज करेंगे, जो एडजेक्टिव होना चाहिए। देखो नाउन नहीं है ये, ध्यान रखना आप सब लोग। अगर नाउन होता और सिंगुलर होता तो उससे पहले अपन को क्या करना पड़ता, आर्टिकल यूज करना पड़ता, ए और एन, जो कि हमने नहीं किया। द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इज द लास्ट वन, शर्कर, मीनिंग हु अवॉइड्स वर्क। बिल्कुल, देखो जो काम को अवॉइड करता है तो फिर उसको अपन काम थोड़ी देंगे। गीता वॉज नोन टू बी शर्कर, सो एनीबडी सर नोबडी इंटरेस्टेड एनी इंपॉर्टेंट वर्क टू हर। यस गाइस, दिस इज योर आंसर। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं जरा उनको बता दूं एक बात, वो ये ना सोच रहे हो कि इंटरेस्ट के साथ तो विद आता है, इंटरेस्ट के साथ तो विद आता है, बिल्कुल आता है, करेक्ट बात है, इंटरेस्ट के साथ विद आता है, तो इसमें टू लिखा है। तो आप एक बात और जानो, इंटरेस्ट के साथ टू भी आता है, साथ साथ में पढ़ते जाना, ध्यान से देखना गाइस। अगर इंटरेस्टेड के बाद आपने इधर लिखा हो समबडी, यानी कोई इंसान का नाम या उसके लिए प्रोनाउन, और इधर लिखा हो समथिंग, तो आप नो डाउट विद लिख सकते हो और कुछ नहीं लिख सकते। लेकिन अगर आपने यहां लिख दिया समथिंग और उसके बाद में लिखा समबडी, तो आप ये बात से निश्चिंत हो जाएं कि अब यहाँ पे जो आएगा वो कौन सा वाला प्रीपोजिशन आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो आएगा टू और इधर आएगा विद, जैसा मैंने बताया। आप चाहे तो इसी सेंटेंस को आप देखिएगा, मैं इस स्ट्रक्चर से बना के दिखाता हूं विद वाले से। सो नोबडी इंटरेस्टेड हर, क्योंकि somebody को पहले लाना पड़ेगा, nobody interested her with, यहाँ पे टू की जगह क्या आ जाएगा, with, और फिर ये जो एनी इंपॉर्टेंट वर्क है ये आ जाएगा नीचे एक जगह। तो यही वाला जो सेंटेंस है विद के साथ भी बन सकता है। आप बस याद करें कि इंटरेस्ट के साथ में सिर्फ विद नहीं आता, इंटरेस्ट के साथ में टू भी आ सकता है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन ढंग से याद करनी है, छोटी मोटी गलतियों के चक्कर में सिली मिस्टेक्स हो जाती है, और ये सिली मिस्टेक्स जब आपका सिलेक्शन कॉज करती है तो वो बहुत ही पेनफुल मोमेंट्स होते हैं जब हम किसी को बताते हैं कि यार मेरा जो है वो कितने नंबर से रह गया, भाई मेरा जो है वो 1.25 मार्क्स से रह गया सिलेक्शन। ये 1.25 मार्क्स, या फिर मैं CGL का भी कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ तो ये 2.5 है। ये 2.5 मार्क्स ना बहुत ही ज़्यादा चुभते हुए दिखाई देते हैं, बहुत ही खतरनाक वाला, और ये बहुत ही पेनफुल एक नंबर है ये, क्योंकि आने होते हैं 2, चले जाते हैं 0.5, दोनों को मिलाओगे तो कितना बन जाएगा 2.5। ये पेनफुल, ये जो इमेज है इसकी तरफ ना देखें, ठीक है ना, बच्चे दूर रहें इससे, ठीक है। चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में। यही थे वो क्वेश्चंस जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता था फिल इन द ब्लैंक्स के। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिल इन द ब्लैंक्स के और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बहुत जल्दी मैं क्लोज टेस्ट का भी एक सेट जो है आप सब लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। आप सभी लोग अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने सारे डाउट्स, आपके सजेशंस भी, जितने भी सजेशंस आप कर सकते हैं आप करें, अपना डाउट जो है वो जरूर लिखें। इन केस अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, कोई एक्सप्लेनेशन में कमी मेरी तरफ से रह जाती है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई एम इंडेप्टेड टू यू गाइस। आपको यहाँ पे जितने आप कमेंट्स करेंगे आपको उनका सबका रेस्पॉन्स मिलेगा, एंड यू विल गेट ईच एंड एवरी एक्सप्लेनेशन दैट यू डिजर्व टू गेट एंड दैट यू रिक्वायर। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, इस सीरीज को करेंगे कंटिन्यू। और अगर गाइस आप भूले नहीं हैं, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 50 आउट ऑफ 50। हमारी ये सीरीज जो भी स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं गाइस, आप बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, हम टारगेट 50 आउट ऑफ 50 को जरूर अचीव करेंगे। मेहनत करते रहें, बढ़ेंगे हम आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।